समुद्र के किनारे पांचों बहू का आदिवासी जैसा रहन सहन। कहीं लोग हमें मार तो नहीं देंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने अपने औजार साथ में रखो, जैसे ही ये लोग हम पर हमला करेंगे हम भी इन पर हमला कर देंगे। ये तो मुझे बहुत खतरनाक लग रही है, कौन है ये? अरे जल्दी से इन सबको पकड़ो वरना ये तो हमें मार ही देंगी। समुद्र के बीचों बीच बने इस टापू पर ये पांचों औरतें कौन थीं जिनका रहन सहन बिल्कुल आदिवासियों की तरह था, और क्यों ये लोग गांव वाले और ये आदिवासी औरतें एक दूसरे से डर रहे थे? आइए इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी के सबसे पहले भाग में चलते हैं। फाइनली हम बोटिंग पर आ ही गए। कितने टाइम से हमारा बोटिंग पर आने का प्लान था। कितना सुंदर नज़ारा है ना ये। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं इस जगह को छोड़कर जाऊं। कितना अच्छा होता अगर हमारे पति भी यहाँ होते। और नहीं तो क्या, लेकिन छोड़ो, हम उनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। चलो कुछ खाते हैं। मैं घर से ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर लेकर आई थी। पांचों बहुएं भी समुद्र में बोटिंग करते हुए सैंडविच खा रही होती हैं कि तभी थोड़ी देर में अचानक उनकी बोट चलनी बंद हो जाती है। हे भगवान, ये बोट चलनी क्यों बंद हो गई? कहीं खराब तो नहीं हो गई? शायद ये खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आसपास भी किसी की कोई बोट या शिप नजर नहीं आ रही है। पांचों बहुएं काफी देर तक किसी के आने का इंतजार करती हैं, लेकिन उस बीच समुद्र में उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी अचानक वो उनकी बोट के अंदर बोट के टूटे हिस्से से धीरे धीरे पानी भरने लगा था और बोट धीरे धीरे डूबने लगती है। हे भगवान, ये बोट तो डूब रही है। कहीं हम सब डूबकर मर गए तो? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे और कनिका को स्विमिंग करनी आती है। तुम तीनों हमारा हाथ पकड़ लो। अब हमें तैर कर ही यहाँ से निकलना होगा। तारा कनिका बाकी तीनों बहू का हाथ पकड़ती हैं और वो तीनों पानी में तैरती तैरती समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती हैं। अब हम कहाँ जाएं? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है जो हमारी मदद करे। हम तो इस समुद्र के किनारे आकर फंस गए हैं। हमें कुछ समय तो यहाँ इंतजार करना होगा। क्या पता हमारे पति हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। पांचों बहुएं तकरीबन 2 दिन तक समुद्र के बीचों बीच बने उस टापू के किनारे पर बैठकर इंतजार करती हैं, लेकिन कोई भी अब उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। अब जब तक हमारे पति या यहाँ कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ जाता तब तक हमें यहीं रहना होगा। जिस तरह पहले के समय में आदिवासी लोग टापू पर रहकर अपना रहन सहन करते थे, ठीक उसी तरह ही हमें आदिवासियों की तरह अपना रहन सहन करना होगा। सही कह रही हो सुमन। सबसे पहले हम अपने खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। यहाँ तो बस हमें कोई जानवर या मछली खाने को मिल सकती है, और जब हम आदिवासियों की तरह ही अपना रहन सहन करेंगे तो क्यों ना मछली और जानवरों का शिकार करने के लिए हम उनकी तरह औजार बनाएं। यहाँ पर ढेर सारे लकड़ियों के टुकड़े और पत्थर हैं। हम उनकी मदद से औजार बनाएंगे और मछली और जानवरों का शिकार करेंगे। सभी बहुएं आसपास पड़ी लकड़ियों और पत्थरों को इकट्ठा करती हैं। वहीं टापू पर लगे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर उनके छिलकों से रस्सी बनाकर पत्थरों और लकड़ियों को आपस में बांधकर अब उनसे जानवर और मछलियों का शिकार करती हैं। ये देखो, मैंने पूरी 2 मछलियाँ पकड़ी हैं। मुझे यहाँ इस टापू पर ये बकरियां मिल गईं। चलो अब इन्हें पकाकर खाते हैं। मधु सबसे पहले 2 लकड़ियों को जमीन में गाड़कर लकड़ी में पकड़ी गई मछलियों और उसे बकरी को लगाकर नीचे पत्थरों की मदद से आग जलाती है, और अब वो सब आग पर भुनी हुई बकरी और मछली खाते हैं। खाने में तो ये सब काफी फीका फीका लग रहा है। काश हमारे पास नमक तो होना ही चाहिए था। नमक के बिना उन पांचों बहू से वो सब खाया नहीं जा रहा था कि तभी तारा समुद्र को देखकर उसके करीब जाती है और समुद्र के किनारे से परी सफेद रेत को उठाकर लाती है। वो रेत नहीं बल्कि सफेद नमक ही था, जिन्हें वो सब उन भुनी हुई बकरी और मछलियों पर डालकर खाती हैं। हम लोगों ने नमक का जुगाड़ भी कर लिया। अब इसी तरह ही हमें छोटे मोटे जुगाड़ कर अपने आप को यहाँ जिंदा रखना है। ऐसे ही रात हो जाती है और सभी बहुएं टापू पर सोती हैं। समुद्र होने की वजह से सभी बहू को रात भर काफी ठंड लगती है और अगले दिन सबकी हरकत काफी खराब होती है। कल रात भर टापू पर हम सबकी हालत खराब हो गई। हम इस तरह टापू पर नहीं सो सकते। हमें कोई ना कोई जगह तो रहने के लिए देखनी होगी। एक काम करते हैं, हम इस जंगल में चलते हैं, शायद कुछ गुफा वगैरह मिल जाए। पांचों बहुएं जैसे ही थोड़ा अंदर चलकर जाती हैं तो उन्हें वहां पर एक गुफा मिलती है, जिसे साफ करके वो सब उस गुफा में रहने लगते हैं। वहीं साथ ही साथ उन्हें जंगल में कुछ फल और कुछ जड़ी बूटियों के पौधे मिलते हैं। अरे ये तो बहुत महंगी जड़ी बूटियां हैं। पता है, कॉलेज के टाइम पर मैंने इनके बारे में पढ़ा था। बाहर विदेशों में इससे काफी सारी महंगी महंगी दवाइयां बनती हैं। हमें इन्हें तोड़कर अपने पास रख लेना चाहिए। क्या पता ये हमारे किसी काम आ जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थोड़े बहुत जुगाड़ से वो सभी बहुएं आदिवासियों की तरह रहन सहन करने लगी, लेकिन अब धीरे धीरे उन सबके कपड़े हल्के हल्के फटने लग गए थे। ये देखो, मेरी तो साड़ी ही फट गई है। अब कब तक फटे कपड़ों में गुजारा करना होगा।
यहाँ तो हम कपड़ों का जुगाड़ भी नहीं कर सकते हैं। आदिवासी लोग पत्तों के कपड़े बनाकर पहनते थे, ठीक उसी तरह अब हम भी पत्तों के कपड़े बनाकर पहनेंगी। आसपास के पौधों और पेड़ों से ढेर सारे पत्ते इकट्ठा करती हैं और आपस में उन्हें जोर जोर कर पत्तों के कपड़े बनाकर पहन लेती हैं। पत्तों के कपड़े पहनने के बाद उन सभी को एक दूसरे पर काफी हंसी आने लगती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं सच में ही कोई आदिवासी हूँ। अगर हमें ऐसे पत्तों वाले कपड़े पहनकर शहर चले जाए ना तो शहर के लोग तो हमसे डरकर भाग जाएंगे। कितने फनी लग रहे हैं ना हम सब इसमें। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं समुद्र के किनारे आदिवासी की तरह रहन सहन कर रही होती हैं कि एक दिन अचानक वहां पर कुछ लोग आते हैं जिन्हें देख लोग काफी डर जाते हैं। वहीं वो सभी लोग भी उन लोगों से काफी डरने लगते हैं। तुम पांचों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हम पर हमला करने से पहले हमें अपने बारे में बताओ। अगर तुम में से कोई हमारे करीब नहीं आएगा तो हम तुम्हें सब बताएंगे। पांचों बहुएं उन सभी लोगों को अपने यहाँ रहने की सारी हकीकत बताती हैं, जिसे सुनकर वो लोग, अरे तुम लोगों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस टापू के पीछे ही हमारा गांव है। यहाँ से कुछ दिनों से काफी धुआं आ रहा था, इसलिए हम सब यहाँ देखने के लिए आए। अब तुम सब हमारे साथ हमारे गांव चलो और वहीं पर रहना। वो सभी लोग पांचों बहू को अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं। वहां की औरतें उन सभी को पहनने के लिए ढंग के कपड़े और पेट भर खाना देती हैं। दरअसल वो गांव भी पहले एक आदिवासियों की ही जगह थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग गांव के लोगों की तरह होने लगे। लेकिन आज भी ये गांव काफी ज्यादा देहाती था। हर छोटी मोटी चीज के लिए इन्हें अपने हाथों से बनी हुई नाव में बैठकर कई 100 किलोमीटर समुद्र का रास्ता तय करके शहर जाना पड़ता था। इन लोगों की हालत तो हमारे से भी ज्यादा खराब है। गांव में रहकर भी इन सभी को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। काश हम इनका कुछ कर पाते। देखो, हमें जो जड़ी बूटियां मिली थी हम उससे दवाई बनाकर इन्हें दे सकते हैं, जिसके चलते अगर किसी को चोट लगी हो या कोई बीमार हो तो उसे इलाज के लिए समुद्र पार करके नहीं जाना होगा। इसी के साथ हम इनके लिए पत्तों से खाने के बर्तन बनाएंगे, जिन्हें हम इन्हें काफी सस्ते दामों में बेचेंगे, जिससे ये लोग अपना गुजारा चला सकेंगे और हमें भी 2-4 पैसे मिल जाएंगे। आदिवासियों के तरीके से ही उन सबकी मदद करती हैं और ऐसे ही अब काफी दिन गुजर जाते हैं। जड़ी बूटी खत्म होने की वजह से पांचों बहुएं जैसे ही टापू पर जड़ी बूटियां लाने जाती हैं तो उन्हें एक बोट दिखती है। उस बोट में कोई और नहीं बल्कि उन सबके पति होते हैं। अपने पतियों को टापू पर आता देख पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और जैसे ही लोग टापू पर उतरते हैं तो सभी उनके गले लग जाती हैं। आप सब आ गए। पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। न जाने हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। वो तो इस टापू पर हमें ये लकड़ियों पर टंगी तुम्हारी साड़ी दिख गई तो हम यहाँ आ गए। तुम पांचों ठीक तो हो ना? चलो हम यहाँ से चलते हैं। पांचों बहुएं अपने पति के साथ वापस अपने घर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उन गांव के लोगों की काफी फिक्र सता रही थी, जिसके चलते अब वो कुछ दिनों में अपने पतियों के साथ और कुछ लोगों के साथ उस टापू पर पहुंचती हैं। आप लोग इनसे डरिए मत। ये लोग आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं बल्कि मदद करने के लिए आए हैं। अब आपके गांव से शहर तक के लिए एक पुल बनेगा और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी होंगी जो आपके शहर से गांव जाने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अब यहाँ पर बिजली का प्रबंध, खाने पीने की चीज भी आपको दी जाएगी ताकि आप शहर से जुड़े रहें। अरे तुम लोगों ने तो हमारी सारी परेशानियों को यूं ही हल कर दिया। तुम पांचों हमारे लिए किसी देवियों से कम नहीं हो। धीरे धीरे देहाती गांव भी अब बदलने लगता है। साथ ही साथ अब पांचों बहुएं अक्सर कुछ महीनों में अपने पूरे परिवार के साथ उस टापू और गांव में आती हैं और कुछ समय के लिए अपने पूरे परिवार के साथ वो सब आदिवासियों जैसा रहन सहन करती हैं। बेटियों, मैं जानती हूँ कि आज तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी में तुम्हें कुछ दे नहीं पाई। लेकिन तुम तो जानती हो ना तुम्हारी माँ की क्या हालत है। मैंने तुम सभी की शादी बहुत मुश्किलों से की है। भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें अपने ससुराल में किसी चीज की कमी ना हो। बहुत मेहनत से मैंने पैसे जोड़कर ये कंबल खरीदा है। तुम सभी इसका इस्तेमाल करना अपनी ससुराल में और हमेशा प्यार प्रेम से रहना। शकुंतला इतना कहकर अपनी 10 बेटियों को गले से लगाती है और उन्हें विदा कर देती है। 10 बेटियों को शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ एक कंबल ही मिला होता है। ससुराल में आने के बाद उनका अच्छे से गृह प्रवेश किया जाता है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरे 10 बेटों की 10 बहू, इस घर में हमेशा मिलजुल कर ही रहना। ललिता के इतना कहने पर 10 बहनें घर में गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती हैं। वो सभी बहुत खुश होती हैं। रात का समय होता है तो ललिता सभी को आराम करने के लिए कह देती है।
देखो ठंड हो रही है और रात भी हो गई है, तुम सभी भी थक चुकी होगी। एक काम करो, अभी अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवा दूंगी। ललिता की इतना कहने पर सभी अपने कमरों में आराम करने के लिए जाती हैं, लेकिन किसी के भी कमरे में उनके पास कोई कंबल नहीं होता। सभी को याद आता है कि वो अपने मायके से एक कंबल लेकर आई हैं। 10 बहनें एक साथ कंबल लेने बाहर आती हैं। बहुत ठंड लग रही है, लगता है माँ ने जो कंबल दिया है ये गर्म है। काजल कंबल उठाकर ले जा रही होती है कि तभी रेखा आती है और उसके हाथों से कंबल ले लेती है। तुमसे ज्यादा ठंड मुझे लग रही है, मुझे कंबल दे दो। उसके हाथों से सेजल कंबल ले लेती है। तुम सभी से ज्यादा ठंड मुझे लग रही है, मुझे कंबल दे दो। इस तरह ससुराल के पहले दिन ही 10 बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे के हाथों से कंबल छीनने लगती हैं। ये सब ललिता देख लेती है और वो अपने कमरे से बाहर आकर उनसे कहती है, हे भगवान बहू, क्या बात है, एक कंबल के पीछे तुम सभी क्यों लड़ रही हो? माँ ने हमें कंबल दिया था, लेकिन कंबल एक है। वो कहावत सुनी होगी आपने माँ जी, एक अनार 100 बीमार। कुछ यही हाल हो गया है इस कंबल का। कंबल तो एक है लेकिन ओढ़ने वाली 10। अच्छा ये बात है, तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी एक सुझाव निकाला जा सकता है। तुम सभी यहाँ हॉल में सो जाओ बिस्तर करके और सभी एक साथ सो जाना, तो ये कंबल सभी ओढ़ पाओगी। ये सुझाव 10 बहनों को सही लगता है। वो सभी एक साथ बिस्तर करके सो जाती हैं, लेकिन फिर से रात के समय महासंग्राम शुरू हो जाता है। एक कंबल 10 लोगों को पूरा कैसे पड़ने वाला था। रात को फिर से वो सभी एक दूसरे से कंबल की खींचातानी करने लगती। भगवान, इन लोगों ने अपनी तरफ सारा कंबल खींच लिया और यहाँ मैं ठंड में कांप रही हूँ। अंजू इतना कहते ही अपनी तरफ कंबल खींच लेती है। उसके कंबल खींचने की वजह से परिणीति कंबल से बाहर हो जाती है। कितनी ठंड लग रही है, मेरी बहनों को मेरी जरा भी परवाह नहीं, मुझे कंबल से बाहर ही कर दिया। परिणीति ऐसा कहते ही अपनी तरफ कंबल खींचती है और उसे साइडों से दबा लेती है। इस बार तारा कंबल से बाहर हो जाती है। अरे, हर कोई अपने बल का इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, अभी बताती हूँ इन्हें। इस तरह तारा भी कंबल खींचकर अपनी तरफ दबा लेती है। रात भर यही सब चलता है और उनकी आधी रात में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कंबल यहाँ से वहाँ खींच रहे हो? तुम्हारी वजह से हमारी नींद खराब हो रही है। अरे कंबल एक है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके सो जाना चाहिए, हमारा ससुराल में पहला दिन है, कुछ तो शर्म करो। चहल पहल की आवाज सुनते ही सास बाहर आ जाती है। अरे भाई क्या हो गया, आधी रात में कौन सा महासंग्राम शुरू हो गया है तुम्हारे बीच? वही पुरानी कहावत, एक अनार 100 बीमार। एक कंबल की वजह से सभी के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। अच्छा एक काम करो, 5 यहाँ सो जाओ, 5 अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कमरों के अंदर थोड़ी कम ठंड लगेगी, चद्दर में गुजारा हो जाएगा। सास के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन अब सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। काजल सोचने लगी रेखा उठेगी, रेखा सोचने लगी सेजल उठेगी। इस तरह सभी एक दूसरे के उठने का इंतजार करने लगे। उफ, तुम सभी का कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुनो, काजल, रेखा, सेजल, रूबी, अंजू, तुम सभी कमरे में चली जाओ। परिणीति, तारा, पूर्वी, शिखा, कनिका, तुम पांचों कंबल में यहीं पर सो जाओ। सास के इतना कहने पर 10 बहू उनकी बात मान लेती हैं। 5 कमरे में सोती हैं, 5 कमरे से बाहर कंबल में। लेकिन कंबल की लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली थी। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सभी घर के काम में लग जाती हैं। पानी का काम करने से काजल, रेखा और सेजल के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ठंड में इतने सारे बर्तन धोकर तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। अब थोड़ी देर कंबल के अंदर बैठूंगी तो आराम मिलेगा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। हम लोगों ने कपड़े धोए हैं एक साथ, चलो कंबल में चलते हैं। वो बहनें एक साथ कंबल में बैठने के लिए आती हैं तो वहां पर पहले से ही रूबी, अंजू, परिणीति, तारा, पूर्वी, शिखा, कनिका ने कब्जा कर रखा होता है। अरे थोड़ी सी जगह हमें भी दो ना, हमें ठंड लग रही है। ठंड तो हमें भी लग रही है, तो हम कहाँ जाएं, कंबल तो एक ही है। फिर से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सास ये देखकर फिर परेशान हो जाती है। आखिर इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए? हमारे घर में भी इतने कंबल नहीं हैं जो बहुओं को पूरे हो जाएं और पैसे भी नहीं हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। ललिता ऐसा कहकर थोड़ा सोचती है, फिर वो ऊन लेकर आती है और उससे स्वेटर बनाना शुरू कर देती है। वो चोरी चुपके से स्वेटर बनाकर बेचती है, जिससे उसे अच्छी कीमत मिल जाती है। मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी और स्वेटर बनाकर बेचने होंगे, तभी जाकर मैं इनके लिए कंबल खरीद सकती हूँ।
इस तरह ललिता अपनी बहू को बताए बिना ही मेहनत करती है और स्वेटर बाजार में जाकर बेचती है। इधर 10 बहू एक कंबल के होने से परेशान हो जाती हैं। उन्हें और कंबल की जरूरत होती है, जिसके चलते वो भी मेहनत करने की सोचती हैं। देखो ऐसे काम नहीं बनेगा। हम लोग अभी ससुराल में नए हैं, लेकिन हम अगर बाहर काम करने जाएं तो पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों से अपने लिए कंबल खरीद सकते हैं। लेकिन हम काम कैसे करेंगे? माँ जी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी। देखो हम 10 बहनें हैं, रोजाना अगर 2 या 3 बहन बाहर काम करने जाएंगी तो माँ जी को शक नहीं होगा और हम रोजाना बदल बदल कर जाएंगे। इस तरह 5 बहू मिलकर मेहनत करती हैं और ठंड में दूसरे लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने का काम करती हैं। वो रोजाना बदल बदल कर जाती हैं। जैसे एक दिन काजल और रेखा सेजल चली गईं, दूसरे दिन रूबी अंजू परिणीति गईं और तीसरे दिन तारा पूर्वी शिखा या कनिका। इसी के चलते ललिता को उनके ऊपर शक भी नहीं हो पाता। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सास बहू सभी मिलकर मेहनत कर रहे थे। बड़ी मेहनत करने के बाद फिर एक दिन सास बहू बाजार में जाती हैं। आज अपनी बहू को जब अचानक से कंबल ला कर दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। उधर बाजार में बहू भी कंबल खरीदने के लिए बहुत खुश थी। कितने मेहनत से हम लोगों ने पैसे कमाए हैं। पूरा महीना खत्म होने के बाद आज हमें हमारी मेहनत के पैसे मिले हैं। आज जब कंबल लेकर जाएंगे तो माँ जी को बताएंगे कि ये कंबल हमने कैसे खरीदा। बाजार से सास बहू कंबल खरीदते हैं। सास एक कंबल खरीदती है, लेकिन बहू 3 कंबल खरीदती हैं। जब वो कंबल लेकर घर आती हैं, तुम सभी कहाँ चली गई थी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, नया कंबल। अब तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। ललिता इतना कह ही रही थी कि ललिता को बहुओं के हाथ में 3 कंबल दिखाई देते हैं। तुम्हारे पास ये 3 कंबल कहाँ से आए? आपसे छुप छुप कर हम बाहर काम करने जाते थे कंबल खरीदने के लिए, लेकिन आपने ये कंबल कहाँ से खरीदा और कैसे खरीदा? तुम लोगों की ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, बस इसीलिए मैंने ऊन लाकर स्वेटर बनाना शुरू किया और उसे बाजार में बेच दिया। कमाए हुए पैसों से मैंने कंबल खरीद लिए, लेकिन अब देखो घर में 5 कंबल हो गए हैं। अब तुम में से किसी को भी परेशानी नहीं होगी। कंबल एक तरफ रखकर 10 बहनें अपनी सास को गले से लगा लेती हैं। उस दिन उन्हें एहसास होता है कि उनकी सास उनकी माँ से कम नहीं है। इस तरह एक ससुराल में 10 बहुओं की एक कंबल पर लड़ाई खत्म हो जाती है।